सबसे पहले बात बेमौसम हो रही बरसात की कर लेते हैं। लेकिन मई महीने में बारिश की वजह से अगर आप भी ठंड महसूस कर रहे हैं तो हमारी सलाह आपको यही है कि थोड़ा सावधान जरूर हो जाइए। थोड़ी सावधानी बरतनी इस मौसम में बेहद जरूरी है, क्योंकि मौसम का ये मिजाज भले ही आपको रास आ रहा हो, लेकिन बीमार करने वाला भी होता है ये मौसम। उत्तर भारत में बारिश के चलते मई का एहसास पूरी तरीके से जा चुका है, क्योंकि बारिश की वजह से अचानक गिरे पारे ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। ये हाल चंडीगढ़ समेत कई शहरों का है। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जी हां, मई को सबसे ठंडा दर्ज किया गया है। कई दूसरे पहाड़ी इलाके शिमला और धौलाधार जैसे इलाकों में बारिश या तो बर्फबारी की आशंका से मौसम विभाग इनकार नहीं कर रहा है। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहां के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि इसके आसपास के इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। मई के महीने में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा कूल हुआ कि तन मन सब ठंडे हो गए। पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी के आगोश में लिपट गए। भीगना तो चाहिए था चिलचिलाती गर्मी के पसीने में, लेकिन भीग रहे हैं झमाझम बारिश में। माहौल तो अप्रैल की आखिरी तारीख से ही बन गया था, लेकिन मई की दस्तक के साथ गर्मी की तपिश गायब हो चुकी थी। आसमान में काले काले बादलों ने डेरा डाला और फिर बदरा ऐसे बरसे कि बरसात से पहले ही सावन का सीजन आ गया। सर्दी का आलम ऐसा कि नहाने के लिए गीजर तक ऑन करना पड़ गया। पहाड़ों पर तो बारिश के साथ बर्फबारी ने मौसम खुशगवार बना दिया है। क्या केदारनाथ, क्या बद्रीनाथ, क्या शिमला और क्या देहरादून, बस शहर बदलते चलिए, लेकिन तस्वीरें हर जगह एक सी ही हैं। केदारनाथ में आसमान से लगातार हो रही बर्फीली बरसात भी श्रद्धालुओं के हौसले डिगा नहीं पा रही। माइनस में गोते लगा रहे तापमान और बर्फबारी के बावजूद भक्त भोले के दर्शन के लिए डटे हुए हैं। हालांकि मौसम की दुश्वारियों को देखते हुए 3 मई तक केदारनाथ धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं। चमोली में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का हौसला बारिश और सर्द मौसम पर भारी पड़ रहा है। बारिश के बावजूद भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पहाड़ों में जबरदस्त बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय लगातार बारिश का दौर जारी है। ऊंचाई वाली जो चोटियां हैं, हेमकुंड साहिब और नीची घाटी का जो ऊंचाई वाला इलाका है, वहां पे बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जो चारधाम यात्री हैं वो कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन से बात की है, उनका कहना है कि चारधाम यात्रा को बद्रीनाथ यात्रा को नहीं रोका गया है। अभी फिलहाल सुचारू है क्योंकि मार्ग ठीक है, लेकिन ज्यादा बारिश होने पर यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रुकने के निर्देश दिए गए हैं। और शिमला की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये मई का महीना चल रहा है। सफेदी में पहाड़ियां लिपटी हैं, आसमान में बरसती बूंदों ने हर सिर पर छाते तान दिए हैं। सैलानियों के घूमने का उत्साह 2 गुना हो गया है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अभी हमने कंटिन्यू रखा है वार्निंग, अगले 2 से 3 दिन ऑरेंज अलर्ट भी रखा हुआ है, और एक दो जगह पे हमने हैवी रेनफॉल की वार्निंग भी दी हुई है। साथ साथ में ओलावृष्टि और तेज हवा की भी वार्निंग हमने रखी हुई है। पहाड़ों को छोड़िए, मैदानों में जिस तपिश से बचकर लोग पहाड़ों पर पहुंचे, वो मौसम तो मैदानों में ही आ पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में तो मौसम रविवार शाम से ही जैसे कूल हो गया था, लेकिन मई की सुबह बदरा आए और झूम कर बरसे, जिससे लोगों को गर्मी की तपिश से राहत मिल गई। मौसम विभाग की माने तो ये राहत हफ्ते भर रहने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में आज झमाझम बारिश हो रही है। मेट डिपार्टमेंट की माने तो ये बारिश अगले 1 हफ्ते तक इसी तरीके से चलती रहेगी। यानी कि जो गर्मी थी, जो तापमान बढ़ रहा था, जो हीट वेव का अनुमान लगाया जा रहा था, वो हीट वेव अब दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बहुत कम हो जाएगी। हो भी सकता है कि इस साल हीट वेव दिल्ली को छू भी ना सके। मैं जिस जगह खड़ी हूं वहां से इंडिया गेट लगभग 500 मीटर दूर ही है, लेकिन इंडिया गेट आपको नजर नहीं आएगा, मौसम इतना पैक्ड है। दिल्ली के तमाम इलाकों में दिन भर बारिश का आलम रहा।
पिछले हफ्ते 40 के पार गया पारा अचानक से लुढ़क कर नीचे आ गया। सर्द मौसम ने पूरे दिल्ली एनसीआर का ही नहीं, तमाम मैदानी इलाकों का मौसम कूल कर दिया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ को मौसम में बदलाव की बड़ी वजह बताया है। मई के महीने में झमाझम बारिश की वजह दूसरा पश्चिमी विक्षोभ ही है, जिसकी वजह से हवाएं 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं। हरियाणा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती प्रसार के रूप में मध्य पाकिस्तान और इसके निचले स्तरों में बना हुआ है। देखिए, जो इस समय हमारे पास बारिश हो रही है वो मुख्यतः आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव स्टार्ट हुआ है, उसके चलते हो रही है। लेकिन अभी बीते दिनों में देखेंगे कि हमारे पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव चल रहा था, जो कि लास्ट 3 दिनों तक इफेक्ट था, और उसमें हमारे पास हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई थी। आज दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास इफेक्ट कर रहा है, तो उसके चलते दिल्ली एनसीआर में हमारे पास बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार ताजा पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में अभी देखने को मिलेगा। आज और कल भी बारिश होगी और आगे कुछ दिन तापमान में गिरावट बनी रह सकती है। यानी तकरीबन मई का ये पहला हफ्ता कूल ही रहने वाला है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, सुशांत मेहरा और कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और मई का महीना अपनी गर्मी और तपिश के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है, वो फरवरी महीने की ठंडक का एहसास करा रही है। तो क्या है मौसम की ये अबूझ पहेली? चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल, कल यानी मई महीने का पहला दिन है। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहा है। गीतिका, कल ठंड लग रही थी वाकई में, और मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 2 दिन और पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा इसी तरह। और पश्चिम विक्षोभ के इसी असर की वजह से अधिकतम तापमान में अभी और गिरावट आने की संभावना है। मतलब ठंड और हो जाएगी सरगम। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार मई महीने में बारिश भी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। बिल्कुल, इस साल के मार्च की अगर हम बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। वहीं इसी साल फरवरी का महीना 17 साल में सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा था। बिल्कुल यही नहीं, जनवरी की बात करें तो इस बार इतनी सर्दी पड़ी कि उसने पिछले 11 साल का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बिल्कुल, ऐसे में जाहिर है कि मौसम के मिजाज ने जनवरी से ही लोगों को चौंका रखा है। लेकिन अब चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं मौसम का ये मिजाज मानसून की रफ्तार पर असर ना डाले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। तो देखिए, मौसम भले ही पहेली बना हुआ है सभी के लिए, लेकिन बादल और बारिश तमाम राहतें लेकर भी आया है लोगों के लिए। मसलन जिस बारिश से आप कूल मई का एहसास कर रहे हैं, वो यकीनन एक और लिहाज से कूल साबित हो रहा है। इसका फायदा ये हुआ कि फिलहाल आपको पॉल्यूशन से राहत मिल गई है। मई की इस बेमौसम बरसात ने दिल्ली एनसीआर की आबो हवा को दुरुस्त कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आमतौर पर मई के जिस महीने में हम तेज गर्मी देखते थे, तापमान 40 से ज्यादा हो जाती थी, ऐसे में बूंदाबांदी अपने आप में चौंकाती है। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो दिल्ली एनसीआर समेत मैदान के कई इलाकों में आप ये बरसात भी देख रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज सिर्फ इतनी ही नहीं है। गुड न्यूज ये भी है दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के लिए कि दिल्ली में इस साल जनवरी से लेके अप्रैल तक जो साफ मौसम, और साफ मौसम में भी वो समय जब हवा की गुणवत्ता बेहद साफ रही हो, वो पिछले 7 सालों के मुकाबले बेहतर है। और ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का जो CAQM है, जो क्वालिटी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को देखता है, वो बता रहा है कि साल 2023 में जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच, इन 4 महीनों के बीच हवा की गुणवत्ता पिछले 7 सालों के मुकाबले बेहतर रही है। हालांकि इसमें 2 सालों को हटा दिया गया है या उन्हें एक्सेप्शन माना गया है जब लॉकडाउन था, क्योंकि ज्यादातर औद्योगिक इकाइयां नहीं चल रही थी, सड़कों पर भीड़ भाड़ कम थी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखें तो ये 2023 के जो शुरुआती 4 महीने रहे हैं, ऐसे में PM 2.5 जो है उसकी मात्रा भी ठीक रही, PM 10 की भी मात्रा ठीक रही। लेकिन हाँ, इन सब के बीच दिल्ली में और पूरे एनसीआर में प्रदूषण जो एक सबसे बड़ा कारण था, उसमें एक राहत जरूर दिखाई पड़ती है, जब पिछले 7 सालों के मुकाबले दिल्ली वालों को इस नए साल में वो 4 महीने सबसे बेहतर, सबसे साफ सुथरे मिलते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
और मौसम की मेहरबानी सब जगह है, ऐसा भी नहीं है, वो इन तस्वीरों से समझिए। ये दो तस्वीरें हमने आपके सामने इसलिए रखी हैं कि आप ये समझ सके कि अगर शहरों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है तो गांव में किसानों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। अपनी स्क्रीन पर आप जो दो तस्वीरें अनाज के कट्टों की देख रहे हैं, दरअसल वो रोहतक की हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से लाखों क्विंटल गेहूं भीग गया। ये किसानों पर दोहरी चोट की तरह है। एक तो उनके गेहूं की उठान पहले से नहीं हो रही, ऐसे में गेहूं भीग जाने से कीमत भी कम मिलने की आशंका है। बिल्कुल, दो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, मई के महीने में ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मई का महीना है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसल यहां पर बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। गेहूं के कट्टे देख रहे हैं जो कि बारिश की वजह से भीग गए हैं। देखिए, बादलों ने भले ही आम लोगों को गर्मी से राहत दे दी है, लेकिन किसानों के लिए बादल मुसीबत बनकर सामने आया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और मौसम के इस मिजाज ने उन्हें चिंता में डाल दिया है। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दे दी है। गीतिका, क्या ही ये बड़ी राहत, इसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मौसम की मार से प्रभावित किसानों की मदद के लिए योगी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। सीएम योगी ने बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुए गेहूं को खरीदने के निर्देश दिए हैं। और सीएम योगी ने बड़े अधिकारियों से मुलाकात की है और किसानों को पूरा भुगतान करने को कहा है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि किसानों को दी जाने वाली राशि में किसी तरह की कटौती न की जाए। यही नहीं, सीएम योगी ने कहा है कि किसानों के खेतों में तय वक्त पर भुगतान की राशि पहुंचाई जाए। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत गेहूं की खरीद में मदद करे। साथ ही उन्होंने गेहूं क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। बिल्कुल, इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देखिए, बारिश ने राहत जरूर दे दी है, लेकिन किसानों के लिए दोहरी चोट है। खैर, बात कुछ और खबरों की भी कर लेते हैं। देखिए, बारिश भले ही गर्मी से राहत दिलाने में मददगार हो, लेकिन किसानों के लिए चिंता का सबब भी बन गई है। लगातार आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां किसानों की फसलें खेतों में है। ऐसे में मौसम विभाग किसानों की मदद के लिए सामने आया है। उसने कुछ सुझाव और सावधानियां बताने की कोशिश की है। इस बारे में हमारी सहयोगी शिल्पी सेन ने मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत की। जिन किसान भाइयों ने खेत में रबी की कटाई कर ली है, वो अपनी फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें, तथा जिन्होंने नहीं की है उनको सलाह दी जाती है कि वो कटाई तभी करें जब मौसम खुला हो, अन्यथा नुकसान ज्यादा होगा। और दूसरी चीज ये है कि जायद की फसलों की अगर हम बात करें तो जायद की फसलें इस समय बुआई हो चुकी है लगभग, तो कुछ में अंकुरण हो रहा है या मक्का वगैरह वो नी हाइट तक है या टसलिंग स्टेज पे हैं, तो उनमें ओलावृष्टि से तो नुकसान होने की संभावना सब में है। अगर कोई जायद की फसल उड़द या मूंग की अभी बुआई नहीं की है तो मौसम साफ होने पे ही बुआई करें, और क्योंकि नहीं तो अंकुरण प्रतिशत में कमी आ जाएगी। तो बारिश की चुनौतियां सिर्फ किसानों के लिए नहीं हैं, बल्कि एमपी के बालाघाट में एक दूल्हा दुल्हन के लिए भी लेकर आई हैं। इसकी वजह से इस जोड़े को हर कार्यक्रम छाता पकड़कर करना पड़ा, फिर चाहे वो शादी के लिए 7 फेरों की रस्में हो या रिसेप्शन में मेहमानों से मुलाकात। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पानी के बीच कैसे दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे हैं। कुम्हारी गांव का ये वीडियो अब वायरल हो चुका है। दिन भर खुला मौसम था, बारात आते ही अचानक मौसम बदल गया और बरसात होने लगी। शुभ मुहूर्त पे फेरा होना जरूरी था, इसलिए फेरा हमें बरसात के चलते बरसात में ही फेरा छाता पकड़कर लेना पड़ा। जिंदगी हौसले और हिम्मत के रास्तों पर जब चलती है तो बहुत कुछ ऐसा दे जाती है जो सपनों सा सरीखा होता है। इन 3 तस्वीरों की कहानियां कुछ ऐसी ही हैं। आज के दौर में जब अपनों के पास अपनों के लिए फुर्सत नहीं है, तो पंजाब का एक शख्स देश के लिए उन हीरो को तराशने में जुटा है जो भारत को नई पहचान दे। आधी आबादी यानी बेटियों को कामयाबी का नया आसमान दे। वैसे बेटियां अब अव्वल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी फील्ड उठाकर देख लीजिए,
उनका परचम लहरा रहा है। तभी तो पुणे के एक नन्ही सी बच्ची ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर नया मुकाम हासिल किया है, जो यकीनन सबके लिए ये प्रेरणा देने वाला है। इस बच्ची का लगन किसी सबक से कम नहीं और लगन की एक ऐसी ही मिसाल बना है। एसी मैकेनिक का बेटा, जिसने सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार कैट को 1 नहीं 2 बार क्रैक किया। पहली बार की कामयाबी में मन का इंस्टीट्यूट न मिलने की वजह से दोबारा दिया और अब दूसरी बार फिर से क्रैक कर शोहरत की नई दास्तान लिख डाली है। ये हैं 23 साल के रजिन मंसूरी, एसी मैकेनिक के बेटे। यूं तो इस क्लास में तमाम छात्रों में से एक, लेकिन एक होते हुए भी इन सब से अलग। अहमदाबाद के साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले रजिन मंसूरी ने न सिर्फ 2 बार हाई परसेंटेज से कैट की परीक्षा पास की, बल्कि कैट को क्रैक करके IIM कोलकाता में एडमिशन भी ले लिया है। पहले तो काफी सरियल एक्सपीरियंस होता है, रियलाइज नहीं होता कि आपका सच में इतना अच्छा रिजल्ट आ गया है, पर धीरे धीरे आपको रियलाइज हो जाता है कि हाँ, आपका रिजल्ट आपके सामने है। अब आगे जो देखना है, आगे वो 2 साल MBA के देखने हैं, जो उतने ही टफ होते हैं जितना हमारा प्रिपरेशन अंदर जाने का होता है। तो बस अब उसी के लिए तैयारी चल रही है। रजिन की ये कामयाबी कितनी बड़ी है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। रजिन ने 2021 में कैट की परीक्षा दी थी। परीक्षा में 96.2 परसेंटाइल पाने के बाद रजिन को IIM उदयपुर में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन और बेहतर करने की जिद, जुनून की वजह से एडमिशन नहीं लिया। नवंबर 2022 में 99.7 परसेंटाइल के साथ दोबारा कैट की परीक्षा पास की। रजिन को टॉप रैंक IIM बेंगलोर और IIM कोलकाता से एडमिशन का ऑफर मिला। IIM बेंगलोर में बिजनेस एनालिटिक्स करने का न्योता मिला। रजिन ने जनरल MBA करने के लिए IIM कोलकाता को चुना। रजिन ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। रजिन के पिता इरफान अहमदाबाद में एसी मैकेनिक का काम करते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ। पूरे घर में अभी 11 से 12 लोग हैं, तो दिन में पढ़ने के लिए शोर शराबा बहुत होता था, लाइट बहुत होती थी, लोग आना जाना बड़ा रहता था, तो दिन में पढ़ा जाए ऐसे सर्कमस्टेंसेस स्थिति थी नहीं, तो मैं यूजुअली रात को ही पढ़ा करता था। कहते आती थी थोड़ी लाइट, पर वो अब यूज टू हो गए थे हम लोग, क्योंकि 3-4 साल से इसकी पढ़ाई जब से ये हो तो उसका पढ़ाई इम्पोर्टेंट थी हमारी, दिक्कत से ज्यादा उसका कैरियर कहने उसकी जरूरत। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से रजिन आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन तारीफ उनके पिता की भी, जो तमाम परेशानियों के बावजूद अपने बेटे के पीछे ढाल बनकर खड़े रहे। अहमदाबाद से गोपी मनिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब एक ऐसी बच्ची की बात जिसने कामयाबी की वो मिसाल पेश की, जिसको जानकर आप यकीनन हैरान जरूर हो जाएंगे। पुणे की इस छोटी सी बच्ची ने 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट के बेस्ट कैंप को फतह किया और अब सपना इससे भी आगे जाने का है। हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र वाली बेटी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप चढ़ गई। यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए, नन्हे से हाथ नन्हे से पांव, लेकिन उसकी जो पकड़ है वो मजबूत है। घर पे वो प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले आरिशका, जिसकी उम्र 6 साल 5 महीने है, वो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप चढ़कर पुणे लौटी है। महज 6 साल 5 महीने, ये भी भला कोई उम्र होती है बड़ों जितना दमखम दिखाने की? मगर ये काम हंसते खेलते मजे मजे में मुमकिन कर दिखाया आरिशका लड्ढा ने। इस बच्ची ने 17,500 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई की और बन गई सबसे युवा भारतीय। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती आरिशका ने इस छोटी सी उम्र में काम ही इतना बड़ा कर दिखाया है, जिसका इल्म उसके इस नन्हे दिल को शायद ही होगा। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर माउंटेन में जाने के बाद क्या क्या किया? बहुत सारी मस्ती की और याक्स देखे। चॉकलेट खाई कि नहीं? हाँ। सबसे बढ़िया चॉकलेट कौन सा लगा? 5 स्टार।
अरिश्का ने अपनी मां डिंपल लड्ढा के साथ लगभग 15 दिन के अभियान के दौरान विपरीत मौसम और तापमान झेलते हुए ये चढ़ाई पूरी की। तेज ठंड इतनी ज्यादा हमने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं की थी, उसके लिए भी पहली बार ही लाइफ में इतनी ठंड। तो उसको 7-7 लेयर कपड़े पहनाए, 3 लेयर्स मोजे पहनाती थी और फिर भी उसको दर्द तो काफी हो रहा था ठंड की वजह से। कभी कभी बीच में उसने सर दर्द या कानों में दर्द की कंप्लेंट की, पर थोड़ी दवाइयों के साथ वो सब हल हो गया। बुलंद हौसले है और अरिश्का को आप देखिए कि किस प्रकार से वो खुश भी है और कुछ अलग करके दिखाया। भले ही इस कम उम्र में उसे ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो कहां जाकर आई है, लेकिन घर से जो उसे प्रोत्साहन मिला है, जो तैयारियां हुई है, आगे चल के ऐसी ही ऊंचाइयां वो छुएगी, ये उम्मीद है। अपनी बिटिया के स्टेमिना और गजब का उत्साह माँ बाप ने परख लिया और अब सपना है वो अरिश्का को एडवांस ट्रेनिंग दिलवाएं, जिससे उनकी ये नन्ही बच्ची एवरेस्ट समेत कई और चोटियों को फतेह करे। इसकी जल्द ही बस अब मुझे सब सोच रहे हैं NIM वगैरह सब इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करने का, आगे की ट्रेनिंग उसको प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि अभी तो बस हमारे साथ ही उसकी घर में ही ट्रेनिंग हुई थी। लास्ट ईयर हम उसे तुंगनाथ लेके गए थे, जहां पे कम से कम वो 12,000 फीट तक का एक्सपोजर मिला था। अब वहां पे 17,000 17,500 फीट हो चुका है। इसके आगे प्रॉपर ट्रेनिंग देके और भी बहुत सारे माउंटेन्स चढ़ने हैं, माउंट एवरेस्ट समिट भी करना है एक दिन, ऐसा निश्चय कर लिया है। जाहिर है अरिश्का की छोटी उम्र है, मगर उसके नन्हे सपनों को पंख लगा रहे हैं उसके माता पिता, जिनकी मेहनत लगन की वजह से ही आज अरिश्का ऊर्जा से लबरेज है। जीवन की इस खास कामयाबी को अरिश्का इस छोटी सी उम्र में मजे मजे में पा गई। अब इंतजार सभी को है उसकी एक और ऊंची छलांग का। पुणे से पंकज खेरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए आज से दफ्तर सुबह 7:30 बजे ही खुल गए हैं, जो दफ्तर 2 बजे तक चलेंगे। इस आशय की जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक दिन पहले तो ट्वीट से दी, दूसरे दिन वो खुद अपने दफ्तर तयशुदा वक्त पर पहुंच गए। फिलहाल इस फैसले को 15 जुलाई तक यानी भीषण गर्मी के दौर में लागू किया गया है। इसके फैसले के जरिए सरकार बिजली कंपनियों का लोड कम करना चाहती है, यानी बिजली बचाने की कवायद करती हुई नजर आएगी। इस फैसले को लेकर ज्यादातर कर्मचारी भी सहमत नजर आ रहे हैं। एकता ये हो गया फायदा कि ठंडे ठंडे जिन पंजाबी कहने हैं। बस 3 दिनों का इंतजार और इसके बाद किंग चार्ल्स तृतीय आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के राजा बन जाएंगे। चार्ल्स के राज तिलक की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ये समारोह कितना खास और शानदार होगा, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसके आयोजन पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। ब्रिटेन में चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी की तैयारियां चरम पर हैं। तस्वीरों को देखकर यही लगता है जैसे पूरा ब्रिटेन चार्ल्स के राज्याभिषेक में 4 चांद लगाने और इसमें शामिल होने के लिए बेकरार है। चार्ल्स का राज तिलक दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट बनने जा रहा है। भले ही ब्रिटेन के लोग इस समय महंगाई की मार झेल रहे हों, लेकिन इस ताजपोशी में करीब 100 मिलियन पाउंड यानी 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये समारोह पूरे यूरोप और पूरी दुनिया के लिए अपनी तरह का अनोखा और सबसे भव्य समारोह है। इसमें हजारों सालों से चली आ रही रस्मों के तहत राजा रानी को ताज पहनाया जाएगा और दर्शक गॉड सेव द किंग के नारे लगाएंगे। सेरेमनी के दौरान किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला घोड़े से चलने वाले रथ पर करीब 40 मिनट सवारी करेंगे। इस रथ में इलेक्ट्रिक विंडो और एसी भी लगा है। पैलेस पहुंचने पर किंग चार्ल्स को 700 साल पुरानी कुर्सी पर बैठाया जाएगा। इसके बाद पवित्र जल से चार्ल्स का अभिषेक होगा
और ताज पहनाया जाएगा। इस दौरान 7 अलग अलग तरह की धुनें बजेंगी और सेना सलामी देगी। किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक में 6000 ब्रिटिश सैनिक हिस्सा लेंगे। ताजपोशी के दौरान किंग और क्वीन को बकिंगहम पैलेस और वेस्टमिंस्टर एबे के बीच हजारों सैनिक एस्कॉर्ट करेंगे। किंग चार्ल्स को ब्रिटेन के युद्धपोतों और आर्मी बेस से गन सैल्यूट दिया जाएगा। यही नहीं, इस मौके पर लड़ाकू विमानों का हवाई प्रदर्शन भी होगा। हर कोई जानना चाहेगा कि आखिर 6 मई को किंग चार्ल्स कौन सा ताज पहनेंगे। आपको बता दें कि ये 17वीं सदी का सेंट एडवर्ड क्राउन है। ये सोने से बना है और इसका वजन करीब 2.5 किलो है। सिर्फ राज्याभिषेक के दौरान ही इसे पहना जाता है। इसके बाद इसे सहेज कर रख दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।